नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान के नवाज आतंकियों की बन गए हैं आवाज। जी हां, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कल रात यूएन में भाषण दिया। वैसे तो पहले से उम्मीद थी कि मियां साहब कश्मीर का राग अलापेंगे, लेकिन 19 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक कश्मीर पर बोलेंगे, यह किसी ने नहीं सोचा था। तो नवाज आए और कश्मीर पर अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए झूठ का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। सबसे हैरत तब हुई जब वो यूएन के मंच से आतंकी बुरहान वानी का नाम ले रहे थे। Hundreds, including children and infants, blinded by shotgun pellets. These Indian brutalities are well documented. Pakistan wants peace with India, but India has posed unacceptable preconditions. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक की जो आग लगाई, उसकी आंच पर संयुक्त राष्ट्र में अपने स्वार्थों की रोटियां सेकने के लिए वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहुंच गए। मौका दुनिया के सामने एक समावेशी विकास का नक्शा पेश करना था, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तो आतंकियों की आवाज बनकर उभरे। आप खुद सुनिए कि हिजबुल के जिस आतंकी बुरहान वानी ने घाटी में कहर मचा रखा था, उसके लिए शरीफ ने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कैसे अपनी शराफत उतार कर रख दी। Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. शरीफ दुनिया के एक संप्रभु राष्ट्र के मुखिया हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े मंच पर उनकी आवाज हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद की जुबान से मेल खा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस्लामाबाद से न्यूयॉर्क पहुंचने के दौरान हवाई उड़ान में शरीफ ने हाफिज सईद के सारे डायलॉग रख लिए हों। इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। अब आयो, बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं। ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नवाज शरीफ ने आतंक को सीधे सीधे कश्मीर में पाकिस्तानी हस्तक्षेप से जोड़ दिया। अपने 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ 8 मिनट तक कश्मीर का जाप करते रहे, और उसमें भी उनका सबसे बड़ा हमला बुरहान वानी को मार गिराए जाने पर था। एक आतंकी को नवाज ने वैसे ही हीरो बनाया जैसे हाफिज सईद बनाता रहा है। Our predictions have now been confirmed by events. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। अब आयो, बुरहान वानी ने शहादत से चंद दिन पहले मुझसे फोन पर कहा कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात कर लूं। ख्वाहिश पूरी होगी, अब मैं सिर्फ शहादत का मुंतजिर हूं। जब आतंक के आकाओं ने धरती की जन्नत में आतंक की आग भड़का दी, तो मजबूरी में सेना को पैलेट गन चलाने पड़े। लेकिन वो बंदूक बेगुनाहों पर नहीं चली, बल्कि उन लोगों पर चली जो आतंक के सौदागर हैं। लेकिन नवाज शरीफ का सफेद झूठ संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया के सामने आ गया। वो पैलेट गन पर आंसू बहाने लगे। Over 100 Kashmiris have been killed. Hundreds, including children and infants, blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months.
These Indian brutalities are well documented. उरी में आतंकी हमले के बाद जब दुनिया पाकिस्तान को एक आतंकी देश की तरह देखने लगी, तब संयुक्त राष्ट्र महासभा की महफिल में नवाज शरीफ अचानक बुरहान वानी के हिमायती बनकर उभरे। आतंक के इस नए पैरोकार को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया, वो भी सीधे न्यूयॉर्क से ही। पाकिस्तान के हुक्मरान के मुंह से एक आतंकी के गुणगान सुनकर सभी दंग हैं। It was shocking that a leader of a nation can glorify a self-declared, a self-advertised terrorist at such a forum. This is self-incrimination by the Pakistan Prime Minister. ये दुनिया को पता है कि हिजबुल का छटा हुआ आतंकी था बुरहान वानी। ये दुनिया को पता है कि घाटी में नौजवानों को आतंक की आग में धकेलने वाला आतंकी था बुरहान वानी। लेकिन उस बुरहान वानी का नाम लेकर कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र में सफेद झूठ बोलकर नवाज शरीफ ने दिखा दिया कि वो आतंक पर क्या रुख रखते हैं। साफ है कि आतंक पाकिस्तान की मूल नीति है। न्यूयॉर्क से प्रेरणा ठाकुर देसाई के साथ आज तक ब्यूरो। यूएन असेंबली में यह नवाज शरीफ का सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफेद झूठ और उसकी परिभाषा है जो अब उनकी शख्सियत के साथ इतिहास में हमेशा के लिए चस्पा हो जाएगा। दो खास मेहमान, संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जीडी बख्शी जी होंगे और राजीव डोगरा जी होंगे, क्योंकि इस झूठ को सामने लाने की जरूरत अब है हिंदुस्तान को। सफेद झूठ की परिभाषा अगर समझनी हो तो अब नवाज शरीफ को करीब से देखना समझना होगा। लेकिन नवाज शरीफ जब यह भाषण दे रहे थे, हिंदुस्तान की नजर थी इस भाषण पर और इसीलिए 1 घंटे बाद भारत ने पलटवार किया। पहले सुन लीजिए। Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. Pakistan wants dialogue while holding a gun in its hand, a terrorist gun in its hand. Talks and guns don't go together. Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Let us be clear. Talks are no favor to Pakistan. Talks are in the interest of both countries. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute. We have always been ready for a dialogue, but we will not succumb to the blackmail tactics of a government in Islamabad that seems eager to use terrorism as policy. From Srinagar to Sopur, the men, women and children come out each day defying curfew to demand freedom. Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people. The only occupation in Jammu and Kashmir which is a part of India is the occupation of a part of Jammu and Kashmir by Pakistan's occupation army. I would like to inform the General Assembly that Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. These brutalities will not suppress the spirit of the Kashmiris. It will only intensify their anger and fortify their determination to see India end its occupation of Kashmir. The world also knows that Pakistan has indulged in ethnic cleansing within its own
of its own people. If the Balochistan people have reasons for protest against a policy of serious violence against the people, which has a very long history. Innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded and injured on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces so that those guilty of these atrocities are punished. We have just heard a speech full of threat, bluster, and I'm afraid what can only be described as rising immaturity and complete disregard of facts. आतंक की आवाज बनते हुए आपने सुना नवाज शरीफ को। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव डोगरा जी भी जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इसी का इजहार किया है। अपनी पोल यूएन में खड़े होकर खुद ही खोल दी नवाज शरीफ ने। आतंकियों का साथ दे रहे हैं, उन्हें नेता बता रहे हैं। साफ है कि वो किस जमीन पर खड़े हैं। उस जमीन पर सिर्फ मासूमों का खून है, आतंक के निशान हैं। फिर कट यार, ये क्या हो रहा है? जीडी बख्शी जी के पास चलते हैं, क्योंकि जीडी बख्शी जी की आवाज शायद ठीक से पहुंच नहीं पा रही है हम तक। संबित पात्रा साहब, अपनी पोल खुलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे खोलनी है, वो हमने देखा है बीते दिन नवाज शरीफ को करते हुए। देखिए, बिल्कुल सही। अभी एमजे अकबर साहब को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। जो लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एमजे अकबर साहब ने दिया कि ये बचपने से भरा हुआ चर्लिश और प्यूराइल भाषण था बिल्कुल नवाज शरीफ का, बिल्कुल 100% सच बात है। कभी भी हमने, आप अंजना जी इतने सालों से पूरे इस पटल को देख रही हैं, कभी भी हमने नहीं देखा था कि एक राष्ट्रपति आता है और अपने देश की ही पोल खोलने लगता है। यहां तो नवाज शरीफ जी ने अपने शराफत की चोगा, जो नकली शराफत का चोगा पहन रखा था, उन्होंने आके पूरे विश्व के सामने इस चोगे को उतार दिया। ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेरर। बुरहान वानी का नाम जिस प्रकार से दमखम से पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष यूएन में ले रहे थे, यही प्रूफ करता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का समर्थक है, क्योंकि बुरहान वानी एक सेल्फ प्रोफेस्ड, एक सेल्फ डिक्लेयर्ड आतंकवादी है। और तमाम फोटो को आपने दिखाया। दरअसल सबसे बड़ी बात है, नवाज शरीफ ने हाफिज सईद की भाषा बोली है। उन्होंने डीप स्टेट की जो लैंग्वेज है उसी को पढ़ा है। कहीं ना कहीं देखिए, आज न्यूज रिपोर्ट सुबह आया हुआ है कि भाषण देने से ठीक पहले नवाज शरीफ राहिल शरीफ से बातचीत कर रहे थे। अपनी गद्दी संभालने के लिए नवाज शरीफ जिस प्रकार से आईएसआई, आतंकवाद और उनके जो आर्मी चीफ है उनकी डिक्टेशन लेते हैं, इसका जीता जागता स्वरूप है जो भाषण कल नवाज शरीफ ने रखा है। दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। बिल्कुल। संजय झा जी, बीते दिन शशि थरूर यहां पर थे और उनसे बातचीत हो रही थी। एक लाइन उनकी बड़ी अच्छी थी कि कई देश होते हैं जिनकी अपनी एक सेना होती है, लेकिन यहां एक सेना है जिसके हाथ में एक देश है। वही कठपुतली बनाकर नवाज शरीफ को डिक्टेट करता है कि साहब भाषण में ये बोलिएगा, और फिर बेहद ही बचकाना तरीके से नवाज शरीफ अपनी पोल पूरे विश्व के सामने खोलते हैं। क्या फर्क है हाफिज सईद और नवाज शरीफ के बीते दिन के भाषण में? देखिए अंजना जी, ये बात मैं समझता हूँ कि दुनिया के सब लोग जानते हैं कि आतंकवाद का निर्यात करना ये पाकिस्तान की कूटनीति है। और आपने कल उनके नवाज शरीफ जी के भाषण में सुना होगा कि उन्होंने सिर्फ कश्मीर पर ज़्यादा ही गौर किया, क्योंकि ये उनकी एक रणनीति है कि आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर कश्मीर के मुद्दे को और उत्तेजित करें। अब ये इनका भ्रम है कि उनको लगता है कि कश्मीर अभी भी पाकिस्तान का एक अंग हो सकता है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए, हमें बहुत तैनात और तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे उरी में जो भयानक आतंकी हमला हुआ है, ये इसी बात का एक मिसाल है कि पाकिस्तान से हम और भी ज़्यादा आक्रामक आतंकवाद के हमले
और बयानबाजी का हम उम्मीद कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में, जैसे नवाज शरीफ जी ने कल कहा कि हम पाकिस्तान में हम आतंकवाद के हमें सबसे ज़्यादा उसका जोखिम या चोट मिलता है, ये बहुत ही पाखंडी एक बयानबाजी है। क्योंकि आप ही के देश में नवाज शरीफ जी हाफिज सईद खुलेआम घूमते हैं। उन्हीं के देश में आप देखे होंगे कि जितने भी, चाहे जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर तैयबा हो, उनको ISI का पूरा प्रोत्साहन मिलता है। तो एक तरीके से पाकिस्तान का खुलासा हो रहा है। और हमें यहाँ पर अपने देश में संयम रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग एक भावनाओं तरीके से हमें गलती नहीं उठानी चाहिए। ये हमारे लिए भी बहुत ही एक संजीदा एक मसला है। और इस पर हमें सोच समझ कर, बिल्कुल ठीक है, हम जो भी कहें या करें, हमें सोच समझ के। डोगरा साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। हिंदुस्तान में गुस्सा है, हमें लग रहा है पोल खुल गई है, लेकिन विश्व इसे कैसे देखेगा? नवाज शरीफ के भाषण को देखिए, विश्व देख रहा है जो नवाज शरीफ ने कहा है। विश्व देख रहा है और सुन रहा है जो नवाज शरीफ ने कहा है UN जनरल असेंबली में। और उन्होंने हर टाइप के इल्जाम लगाए हैं भारत पर। तो अगर हम हर इल्जाम का जवाब नहीं देंगे तो विश्व नवाज शरीफ की बात को ही सुनेगा और समझेगा। जैसे कि वो पाकिस्तान की बात कश्मीर के ऊपर 1947 से सुनते रहे हैं और समझते रहे हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा मॉरल हाई ग्राउंड है, हमको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो गलती है अब सुधारनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, जो आपने एक इशारा किया, किसी ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी है या आर्मी का पाकिस्तान है। ये लाइन तो हम डिप्लोमेसी में, जब मैं सेक्रेटरी था सरकार का, जब मैं एम्बेसडर था, जिस देश में जाता था यही लाइन हम दोहराते थे। पर वो जुमले देने से या लाइनें दोहराने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग सुन लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि आर्मी थी या सरकार थी या देश था। उनको ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान इतना बड़ा बयान दे रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बता रहा है, टॉर्चर बता रहा है, ये सब सच है। तो we have to react in a methodical way, संबित जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। संबित जी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें मजबूरन रुकना पड़ेगा। संबित जी, कैसे काउंटर करेंगे आप पाकिस्तान को? बख्शी साहब आपसे अब संपर्क हो गया, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि नवाज शरीफ ने खुद खड़े होकर UN जनरल असेंबली में अपनी पोल खुद खोल दी है, लेकिन सवाल यह है कि यह हिंदुस्तान का नजरिया है। विश्व को समझाना होगा कि एक एक बात जो नवाज शरीफ बोल रहे हैं, खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के नवाज आतंकियों की आवाज, और UN जनरल असेंबली में वो बने हैं आतंकियों की आवाज। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, आपसे पहले रिएक्शन, क्योंकि राजीव डोगरा जी की बात पर आपने हाथ उठाया था। देखिए, कल जो परफॉर्मेंस दी है नवाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उन्होंने बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का एक टेररिस्ट सरगना, उसकी तारीफों के पुल बांधे हैं। और दुनिया जानती है कि ये एक प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का, और इससे ज्यादा बड़ी एडमिशन दुनिया भर के सामने इसका इजहार जो उन्होंने किया है, ये खुद अपने आप में देखने वाला है। और आई एम श्योर दुनिया इससे अपने सही कंक्लूजन निकाल रही है। और जैसे डोगरा जी ने कहा, हमको इनको प्रेस होम करना चाहिए। लेकिन अंजना जी, दो बड़े नैरेटिव्स आज के दिन उनके बीच में संघर्ष हो रहा है। पाकिस्तान का नैरेटिव कि साहब ये जो है कश्मीर इशू इज सेंट्रल, सब जो फसाद की जड़ है वो कश्मीर इशू है। ये पाकिस्तान का ये रैंट है जिसे वो घिसे पिटे रिकॉर्ड की तरह अब तकरीबन 70 साल से चलाया जा रहा है। याद रहे, दुनिया इससे तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि सन 2010 में यूनाइटेड नेशंस ने लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में से जम्मू कश्मीर को हटा दिया था और कहा था कि ये बायलैटरली होना चाहिए। उसके बावजूद UN के कहने के बावजूद पाकिस्तान ये रैंट लेके पहुंच जाता है। दुनिया तंग आ चुकी है। ठीक है, पहला नैरेटिव है कश्मीर का जो पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा अहम नैरेटिव है टेररिज्म का, और पाकिस्तान जो सपोर्ट दे रहा है टेररिज्म को। ये हेलो, हाँ
हाँ। पाकिस्तान जो सपोर्ट दे रहा है टेररिज्म को, जी, हमको इसको लेना है आड़े हाथों। अभी कैसे बीच लेंगे में संबित एक पात्रा जी? कहा जा रहा था कि आड़े साहब हाथों आप कैसे लेंगे? रिटेलिएट ना करें, नहीं तो पाकिस्तान की एक मिनट। हाँ। नहीं ठीक है, बख्शी साहब का एक पॉइंट है कि रिटेलिएट ना करें, उस पर आपका क्या कहना है बख्शी साहब, जल्दी से। मैं अभी डोगरा साहब को सुन रहा था, मैं उसी का उत्तर देना चाहता था। मैं कह रहा था कि अच्छा, मैं बोल लूं, सवाल था अगर आप संबित पात्रा जी बोलिए। कह रहा था कि खत्म करता जो है मैं 1 मिनट में खत्म कर लेता हूं अपनी बात को, क्योंकि डोगरा साहब ने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फोरम में क्या हम आइसोलेट कर पा रहे हैं पाकिस्तान को, और हमें करना चाहिए आगे बढ़कर। नतीजा मैं 2-3 गिनवा देता हूं। आप देखिए, नवाज शरीफ के कल बोलने के बाद ठीक बाद अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट सरवर दानिश ने अपना भाषण रखा, और इंडियन डिप्लोमेसी के कारण जिस प्रकार से अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, यह पूरे विश्व ने देखा है। उन्होंने कहा तालिबान के जो आतंकी है उनके एड्रेसेस पाकिस्तान में मौजूद है, एविडेंसेस भी दी गई। दूसरी बात आप देखिए, टेड पो जो सब कमिटी टेररिज्म का है अमेरिका के, उसके जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कल ही अमेरिका में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि पाकिस्तान को आतंकी स्टेट घोषित कर दिया जाए। तो स्वाभाविक रूप से विश्व यह देख रहा है। तीसरी बड़ी बात मैं बताऊं, अभी जब हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं, कई जगह न्यूज से यह भी आ रहा है कि जिस ड्रॉजियर के बारे में नवाज शरीफ अपने स्पीच में कह रहे थे कि कश्मीर को लेकर एक ड्रॉजियर वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन को देंगे, उसको कचड़े के डब्बे में फेंक दिया है फाड़कर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने। अर्थात कहीं भी कोई स्थान नवाज शरीफ का नहीं दिया गया है। आप नवाज शरीफ के चेहरे को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, नवाज शरीफ खुद जानते वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति और आतंकियों के स्पीच को पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसे ही दिखता है मंच पे जैसे नवाज शरीफ दिख रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। जीडी बख्शी साहब, आपके पास भी मैं ब्रेक के बाद आऊंगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैसे पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। 26 तारीख को सुषमा स्वराज विदेश मंत्री यूएन के पटल पर बोलेंगी हिंदुस्तान की तरफ से, और वहां वो क्या बोलती हैं विश्व के सामने, कैसे एक एक पोल खोलती हैं नवाज शरीफ के झूठ का। यह अब हिंदुस्तान खुलकर विश्व को बता सकता है कि आतंक की आवाज नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में अपने भाषण में खुद ही बताने लगे कि कैसे बुरहान वानी जैसा हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी उन्हें नेता दिखाई देता है। अब विश्व के सामने उनका झूठ आ चुका है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए चुनौती होगी कि उनके झूठ जो वो कश्मीर में कहते हैं, कश्मीर के बारे में कहते हैं, कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करते हैं, उसकी पोल कैसे खोली जाए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले झूठ का पुलिंदा। और आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की सेना ने दरअसल उन्हें डिक्टेशन दिया था इस भाषण के पहले, और फिर तोते की तरह नवाज शरीफ ने यह सब कुछ यूएन जनरल असेंबली में कह दिया। सुनिए। Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. This is an objective evaluation, not a partisan position. Our predictions have now been confirmed by events. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. नवाज शरीफ अपनी पोल खुद खोलते हुए, लेकिन इस बीच हिंदुस्तान के बारे में क्या उन्होंने कहा है उस मंच से, आइए पहले आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। सभी खास मेहमान बने हुए हैं। Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Let us be clear. Talks are no favor to Pakistan. Talks are in the interest of both countries. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute. अनएक्सेप्टेबल प्री कंडीशंस, ये दो शब्द आपने अंग्रेजी के सुने। जी हां,
अब सभी खास मेहमान का परिचय एक बार फिर से आपसे करा दें। संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ संजय झा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब है, राजीव डोगरा जी फॉर्मर डिप्लोमैट हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जो प्री कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान बातचीत से पीछे हट रहा है क्योंकि अनएक्सेप्टेबल प्री कंडीशंस, और वो अनएक्सेप्टेबल प्री कंडीशंस यानी जो शर्त रखी जा रही है वो है आतंकवाद के खात्मे की। जो ढांचा आपके यहाँ पल रहा है जीडी बख्शी साहब, उसको निशाना साधता है हिंदुस्तान। पाकिस्तान ये कैसे मान सकता है, क्योंकि उसी ढांचे से उसी आतंकवाद को फैलाकर तो उसका वजूद, उसकी आर्मी का अस्तित्व है। देखिए अंजना जी, मैं वही कह रहा था कि दो कंपीटिंग नैरेटिव्स हैं। एक पाकिस्तान का घिसा पिटा नैरेटिव जम्मू कश्मीर सेंट्रल डिस्प्यूट है, जब तक इसको रिजॉल्व ना किया जाए इस क्षेत्र में गदर गफलत, दुनिया भर में गदर गफलत वो फैलाते रहेंगे और अपने आप का न्यूसेंस बनाएंगे। दूसरा हमारा नैरेटिव है कि साहब टेररिज्म मुख्तलिफ मुद्दा है। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे ये अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है, यानी उनका जन्मसिद्ध अधिकार है दुनिया भर में और खासकर दक्षिण एशिया में टेररिज्म फैलाना। अब मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि दुनिया को भी पाकिस्तान को आड़े हाथ लेना होगा। हम जानना चाहते हैं पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आईएसआई को किसने ये हक दिया है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके जिस पे चाहे हमला करे। इसको अब हमको जो है इस चीज को रिजॉल्व करना होगा और इसका एकमात्र तरीका मैं समझता हूं अब रह गया है कि हम एक रोबस्ट रिस्पांस पाकिस्तान को दें, उसके लिए कीमत बढ़ाएं। हमने बीच में एक और कुछ हमारे जो डिप्लोमेट मित्र हैं पिछले 2-3 दिनों में वो कह रहे थे कि साहब हमें अभी रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान की जो कश्मीर के इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है उसको मदद मिल जाएगी। अरे साहब भाड़ में गई इसकी ऐसी इंटरनेशनलाइजेशन। देख लिया दुनिया ने क्या रिस्पांस मिला है नवाज शरीफ को। डोगरा साहब इस वक्त आतंकवाद से तंग है। डोगरा साहब इसका जवाब के लिए समय आ गया है कि हम सीधे और सीधे पाकिस्तान के लिए कॉस्ट रेज करें, रोबस्ट रिस्पांस दें। डोगरा साहब आपका रिस्पांस इस पे। देखिए जनरल बख्शी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान दो तरफा नीति तैयार कर रहा है और फॉलो कर रहा है। एक तो बायलैटरल फ्रंट पे इंडिया के अगेंस्ट टेरर के साथ, हाँ। दूसरा इंटरनेशनल फ्रंट पे, चाहे हम उसे झूठ माने या वो अपनी तरफ से सच माने, पर फैक्ट ये है वो प्रोपेगेंडा पूरे जोरों शोरों से कर रहा है। तो हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए, वही जनरल बख्शी कह रहे हैं कि हमारा रिस्पांस रोबस्ट होना चाहिए। और किस तरह रोबस्ट हो सकता है, मैं इंटरनेशनल दायरे की बात करता हूं, क्योंकि टेरर और मिलिट्री दायरे में तो बख्शी साहब भी बता सकते हैं। इंटरनेशनल दायरे में ये है कि हम सुषमा जी के भाषण से पहले कुछ ऐसे ठोस कदम उठाएं जो दुनिया को पता लगे कि हमको दुख पहुंच रहा है पाकिस्तान की हरकतों से। तो हम क्यों नहीं एक एडवाइजरी इशू करते कि इंडियन सिटीजन शुड नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान बिकॉज इट्स एन अनसेफ कंट्री। दूसरा, जैसे अफगान के वाइस प्रेसिडेंट ने, उनका भाषण नवाज शरीफ से पहले था, उन्होंने कहा कि ये एड्रेसेस हैं जहां तालिबान छुपे बैठे हैं पाकिस्तान में। हम क्यों नहीं सर्कुलेट करते एक लिस्ट पूरे यूएन के मेंबर्स को, जहां जो हम टेरर डेजिग्नेट हुई है यूएन की तरफ से, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो या हाफिज सईद हो, उनके एड्रेसेस, उनके फोटो, उनके भाषण सर्कुलेट करें यूएन मेंबर्स को, ताकि कुछ हमारी तरफ से सबूत तो हो। तीसरा, हम ये क्यों नहीं कहते, ये वो वेकेशन, एग्रेशन, ऑक्यूपेशन वगैरह की बात करता रहता नवाज शरीफ, हम ये क्यों नहीं कहते कि पंडित नेहरू जब यूएन में ये मामला 47 में ले गए थे तो उन्होंने कहा था वेकेशन ऑफ पाकिस्तानी एग्रेशन, और जिन्ना प्लेबिसिट के खिलाफ थे काफी देर तक। तो वेकेशन ऑफ पाकिस्तान एग्रेशन अभी तक वो जायज है, वो दैट कंटिन्यूज टू बी वैलिड। सो हम अपनी तरफ से जो हमारी आर्टिकुलेशन है वो ठीक नहीं है। तो मैं बख्शी साहब से सहमत हूं, संबित साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। पर हमको
कुछ करना पड़ेगा। संबित जी जवाब दीजिए इसको। उन्होंने ठोस 1 2 3 4 कदम गिनाए हैं। अंजना जी मैं भी 1 2 3 4 कर देता हूं। आप देखिए, नंबर 1 जो पहला था कि क्यों नहीं भारत एक लिस्ट जारी करे एड्रेसेस का। फॉर इंस्टेंस दाऊद इब्राहिम का एग्जांपल भी दिया सर ने। ये लिस्ट जारी हुआ था और हमने देखा था कि इस प्रकार दाऊद इब्राहिम के 9 एड्रेसेस दिए गए थे और 6 एड्रेसेस को यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट भी किया। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त ये एड्रेसेस जारी किए जाएं, लोगों में सर्कुलेट किए जाएं। ना देखिए, मैं इसमें फैक्ट्स रख दूं। एक एड्रेस ड्रॉसियर के रूप में दाऊद इब्राहिम के एड्रेस और बाकी आतंकियों के एड्रेस का सबमिट किया गया था और अभी 2-3 हफ्ते पहले ही यूनाइटेड नेशन ने 9 में से 6 पे मोहर लगा दिया कि भारत ने जो एड्रेसेस दिए थे उनमें से ये 6 एड्रेस दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में सही है। सो द इंडियन गवर्नमेंट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। दूसरी बात देखिए, डोगरा साहब काउंटर करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, एक पॉइंट पे आप दोनों के काउंटर होंगे। डोगरा साहब ठीक। देखिए, वो संबित जी यंग हैं, बहुत आर्टिकुलेट हैं, तो उनको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। देखिए, आपस की बात हो रही है और हम सब मिलके जुट के एक सजेशन की तरफ जा रहे हैं कि किस तरह भारत के इंटरेस्ट बेस्ट सर्व होंगे। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि यूएन ने वो मोहर लगा दी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हो रहा है, उसमें जैसे सुषमा जी की स्पीच हो उससे पहले ये सब क्यों नहीं हम सर्कुलेट करते एक सिर्फ कागज के ऊपर कि भैया यूएन ने भी कह दिया है कि वो टेररिस्ट को कर रहे हैं। आफ्टर ऑल जो प्लेबिसेट वगैरह की नवाज शरीफ ने बात की और इतनी लंबी चौड़ी जो भाषण की है, क्या पहले वो उन्होंने यूएन को नहीं बताया हुआ? क्या पहले उन्होंने ये स्पीच नहीं दी हुई या उनके प्रेडिसेसर्स ने दी हुई? पर जितना आप रिपीट करोगे, जिस मौके पे करोगे, उतना ही आपके लिए फायदा है। तो संबित साहब डिफेंसिव में ना हो, हम सिर्फ मैं इसका उत्तर दूं। अगला सवाल। नहीं, मैं डिफेंसिव बिल्कुल, देखिए मैं आप बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, सब बड़े लोग बैठे और आपने सही कहा कि हम लोग जो है एक दिशा में बढ़े, मगर मैं डिफेंसिव नहीं हूं, मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। जब क्योंकि आपने पूछा कि लिस्ट देना चाहिए, मैंने एग्जांपल दिया कि दाऊद इब्राहिम का लिस्ट है और ये सारा कुछ इंटरनेशनल सर्कुलेशन में है। ऐसा नहीं है कि हम केवल बैठ के यही डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, मैं इसका उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान इज अ हाई एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फॉर टेररिज्म और उसके लिए हिंदुस्तान ने क्या किया? मैनहट्टन में जब अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, हिंदुस्तान ने कहा कि देखिए मैनहट्टन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान गया था, जो आतंकी था पाकिस्तान से आने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। नतीजा क्या हुआ? टेड पो जो चेयरमैन है, उन्होंने एक बिल सबमिट कर दिया पाकिस्तान के सेनेट में कि डिक्लेयर करो ये टेररिस्ट स्टेट है। अफगानिस्तान में ये जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे अफगानिस्तान के साथ, आज अफगानिस्तान किस प्रकार से पाकिस्तान को आड़े हाथ ले रहा है ये हम देख रहे हैं। ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया की। बांग्लादेश, ढाका, अब देखिए किस प्रकार वहां पे ढाका ब्लास्ट के पश्चात बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को ललकारा और अब तो ये नौबत है कि 2 सार्क कंट्रीज पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के लिए तैयार है। ये इंडिया डिफेंसिव नहीं है, दिस इज विक्ट्री ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी एज नेवर बिफोर। संजय झा जी। देखिए अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए इस बात को हम स्वीकार करने, ये ज़मीनी हकीकत है कि पाकिस्तान कश्मीर को लेके अड़ियल था और अड़ियल है और अड़ियल रहेगा। इसका यदि हम मुकाबला न करें अंतर्राष्ट्रीय मंच में तो ये हमारी कमज़ोरी होगी। डोगरा जी ने जो सलाह दिया है वो सही सलाह है। एक विषय जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा, और मैं संबित जी हमारे मित्र हैं और हम एक दूसरे के साथ टीवी स्टूडियो में बहुत बातचीत करते हैं, मैं यही कहूँगा कि देखिए अब वक्त आ गया है कि हम बयानबाजी थोड़ा कम करें। देखिए ये हमारे मासूम जवान, बहादुर जवानों की मौत हुई है। अब ये वक्त ख़त्म हो चुका है कि हम टीवी स्टूडियो पर या कहीं बाहर भी जाके एक नकारात्मक एक भावना को भड़काएं, जिसे देश में हमारे सामने जो प्राथमिकता के साथ जिस पर हमें गौर करना चाहिए उससे हम हट जाए। ये नहीं होना चाहिए। देखिए इस वक्त इस बात को हम न नकारें कि कश्मीर में जब भी हमारे अंदरूनी एक संगीन मसले बढ़ते हैं तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाता है। पाकिस्तान शायद चाहता है कि भारत कश्मीर में जो भी हमारे समस्याएं बढ़ते हैं उससे पाकिस्तान उसका और भी फायदा उठाएगा। आपके इसी बिंदु पर इसी दलील पर चर्चा को आगे लिए चलेंगे संजय झा जी। आतंकियों की आवाज जब बने नवाज तो क्या थी उसके पीछे की वजह अब हम आपको दिखाएंगे। क्या हुआ था बीते दिन जिसकी वजह से बिल्कुल डर और खौफ में आए नवाज शरीफ ने ऐसा कदम उठाया। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से जरा दिखाते हैं
कि आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा था बीते दिन, जिसकी वजह से मंगलवार को यह सब कुछ हुआ है। क्या हुआ था जिसकी वजह से नवाज शरीफ ने ऐसा भाषण दिया है। तो हिंदुस्तान में आइए सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली में, और राजधानी दिल्ली में भी वो सड़क जो हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली जगह है। जी हां, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और इधर प्रधानमंत्री निवास। ये मिलिट्री डायरेक्टोरेट जो साउथ ब्लॉक में है, वहां पर जल थल वायुसेना अध्यक्ष के साथ और एनएसए डोवाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार देर रात तक पीएम साउथ ब्लॉक में रुके और एक टॉप सीक्रेट वॉर रूम में जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ क्या रणनीति हिंदुस्तान को अपनानी चाहिए, इन सब पर बातचीत हुई थी। और शायद इसीलिए उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये पूरी चर्चा की, उसके बाद से राहिल शरीफ ने फोन किया नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ ने नोट्स बनाए राहिल शरीफ के कहने पर। कश्मीर का मुद्दा, बुरहान वानी जैसे हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना को, कमांडर को यह कहना कि वो नेता है, ये सब पूरी रणनीति पाकिस्तान की वजह में डर और खौफ की वजह से बनाई गई। और उसके बाद नवाज शरीफ ने यह पूरा भाषण यूएन जनरल असेंबली में दिया है। और इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की जो ये पूरी नीति है उसकी कैसे एक एक करके पोल खुल रही है। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से टाइम के हिसाब से भी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ कि कब क्या हुआ, कितने बजे राहिल शरीफ से फोन पर बात की नवाज शरीफ ने और उसके बाद ये भाषण जो हुआ है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संबित पात्रा जी, कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की तरफ से उठाना, मानवाधिकार हनन का वो रोना जो वो पहले भी कई बार रोता रहा है, लेकिन यहां पर एक बहुत टाइट रोप वॉकिंग करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं हो, जिसमें हम सफल रहे हैं, और इसीलिए यूएन के मंच से कश्मीर के मुद्दे पर जवाब भी देना है, आतंकवाद पर घेरना भी है, और यह याद दिलाना है कि नवाज शरीफ साहब, आप जिस अनएक्सेप्टेबल कंडीशन की बात करते हैं वो शर्त है आतंकवाद के ढांचे को खत्म करना, क्योंकि आपके कानों में पेशावर के उन मासूम बच्चों की चीख चिल्लाहट तो पहुंचती नहीं जो आतंकवाद के निशाने पर थे पाकिस्तान में ही। ये सब कुछ बताना है यूएन के मंच से। सुषमा स्वराज कैसे टैक्टफुली 1 2 3 4 करके एक एक झूठ का सच सामने रखेंगी? देखिए अंजना जी, आपका प्रश्न तो वाजिब है, मगर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और सुषमा जी देश की एक ऐसी नेत्री हैं जिनके आर्टिकुलेशन के लिए देश उनको सलाम भी करता है और जानता है कि सुषमा जी बहुत ही पुरजोर तरीके से अपने पूरे इस विषय को यूएन के पटल पर रखेंगी। हाँ। मगर आपने एक बहुत संजीदा और सही बात कही कि देखिए एक टाइट रोप वॉक है, हमें इसे इस कदर भी इंटरनेशनलाइज नहीं करना है कि थर्ड पार्टी मीडिएशन जो कि पाकिस्तान चाहता है उस और हम बढ़े, और इंडिया ने बिल्कुल चाहे किसी की भी सरकार हो ये टाइट रोप वॉक बड़े सक्सेसफुली किया हो, ये राजनीति का विषय नहीं है। मगर देखिए एक बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट तब हुआ जब इस 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बलूचिस्तान को धन्यवाद किया। तो स्वाभाविक रूप से आज जो बौखलाहट हम पाकिस्तान की देख रहे हैं, ये बौखलाहट है कि अरे ये कैसे हो गया, हम तो कश्मीर कश्मीर कर रहे थे, पूरा विश्व अब बलूचिस्तान की तरफ देखने लगा है। तो उसी बौखलाहट के कारण गुलाम नबी आजाद साहब ने सही कहा, ये बौखलाहट के कारण ही उरी अटैक हुआ ताकि जो पूरा शिफ्ट हो वो फिर से कश्मीर की ओर हो। तो बड़े बैलेंस के साथ मुझे लगता है ये पूरे विषय को एड्रेस किया जाएगा। मगर एक छोटे से पॉइंट के लिए मुझे अलाउ करिए, क्योंकि हमारे मित्र संजय जी ने कुछ एडवाइस दिए थे कि इस विषय पर हम सबको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ और तरीके से इसे लड़ना चाहिए और शायद सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए कश्मीर को लेकर। मैं हाथ जोड़ के जो भी लोग आपके चैनल को सुन रहे हैं, खास करके ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए हमने बार बार ये पैलेट गन वाले विषय को ऐसा उठाया जैसे कि कहीं ना कहीं मानव अधिकार हनन हो रहा हो कश्मीर में, और इतना डिस्कशन हमने पैलेट गन को लेकर किया। कुछ लोगों ने फोटोज बनाई कि पैलेट घुस गया है, देखिए क्या मानव अधिकार हनन हो गया, उसमें हमारे ऑपोजिशन पार्टीज के लोग भी शामिल थे, और उसी को कहीं ना कहीं चुरा के उन्हीं सेंटेंसेस को लेकर नवाज शरीफ हम पे फेंक रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, हर विषय पर डेमोक्रेटिकली चर्चा होनी चाहिए, मगर हमारे चर्चा से उनको फॉर्डर ना मिले नवाज शरीफ को, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, और ये समझना होगा कि एक देश के रूप में हमें नवाज शरीफ के इस झूठ का सच सामने लाना है। एक ब्रेक के लिए हमें इस बुलेटिन में रुकना पड़ रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, सिलसिलेवार ढंग से भी आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में कब क्या हुआ, कैसे प्रधानमंत्री ने ये बैठक की, उसके बाद से फोन पर राहिल शरीफ से सेना से डिक्टेशन ले रहे थे नवाज शरीफ और फिर ये भाषण दिया था। कहते हैं कि दिया आतंक की आवाज बने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ।
और एक एक पोल उनके हर झूठ का आज खुल रहा है आज तक पर। लेकिन आइए एक बार फिर से जरा आपको दिखाते हैं दरअसल क्यों इतने डर गए हैं, भड़क गए हैं और इतने परेशान होकर नवाज शरीफ ने यह सब कुछ किया। दरअसल मंगलवार देर रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की थी। उस बैठक में बाकायदा सैंड मॉडल से तीनों ही जो सेना के अध्यक्ष हैं, जल थल और वायु, ये राष्ट्रपति भवन और ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में मिलिट्री डायरेक्टोरेट में साउथ ब्लॉक में ये बैठक हुई थी। तीनों ही सेना अध्यक्ष थे, एनएसए डोवाल और प्रधानमंत्री। आपको बताएं कि इस बैठक में दरअसल सैंड मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री को सब कुछ समझाया गया था कि किस तरह से ये पूरा तरीका जो अपनाया जा रहा है आतंकवाद का, गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। आला अधिकारियों ने पीएम को रेत के मॉडल दिखाए जिसके जरिए पूरी जानकारी दी गई, समझाया गया। नक्शे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी गई कि किस तरह के हालात हैं, क्यों पीओके में या फिर इन जगहों पर कहां पर किस तरह से पाकिस्तान रणनीति अपना रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। अब इसी के साथ सिलसिलेवार ढंग से आपको बता देते हैं दरअसल कब किसने किससे बातचीत की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, ये देखिए मोदी का जो वॉर रूम है, नवाज अलर्ट हुए, साउथ ब्लॉक में पीएम की सीक्रेट मीटिंग हुई। ये 20 सितंबर मंगलवार देर रात की बात है। 21 सितंबर को नवाज शरीफ की आर्मी चीफ से फोन पर राहिल शरीफ, दूसरे शरीफ पाकिस्तान के, तीनों सेना के चीफ से पीएम मोदी की लंबी चर्चा हुई है 20 सितंबर मंगलवार देर रात को। और 21 सितंबर को नोट लेने के बाद पाक पीएम नवाज ने आर्मी को अलर्ट किया। जिस तरह की जानकारी वहां से आ रही थी, वहां पर जो हाईवेज हैं अचानक टेक ऑफ के लिए उन्हें खाली कराया गया था, तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें अलर्ट्स जारी किए गए थे। मिलिट्री डायरेक्टोरेट में गोपनीय रणनीति बनाई 20 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने। इधर पाक पीएम ने पूरी ताकत से पलटवार का निर्देश दे दिया बैठे बैठे न्यूयॉर्क में। तो ये रही है पाकिस्तान की रणनीति, और पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान कैसे पलटवार करना है, और एक आप कह सकते हैं हवाई महल बनाकर नवाज शरीफ ने ये पूरी स्ट्रैटेजी अपनी तरफ से गीदड़ भभकी जंग की आहट, ये सब कुछ हिंदुस्तान को सुनाने की कोशिश की है। लेकिन दरअसल ये सिर्फ डर और खौफ की वजह से हो रहा है। वापस रुक करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जीडी बख्शी साहब, सुषमा स्वराज जी 26 को यूएन में भाषण देंगी। जाहिर तौर पर जो वो कह रहे हैं आतंकवाद का कैसे एपी सेंटर बन गया है या शॉपिंग मॉल बन गया है या फिर जो भी शब्द आप कह लीजिए, पाकिस्तान ये सब कुछ कहेंगे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस पर कुछ कहते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और पूरे विश्व की नजरें उनकी तरफ भी होंगी? आज पूरे विश्व, पूरे देश की, पूरे विश्व की आंखें मोदी जी के ऊपर टिकी हैं। 15 अगस्त को उन्होंने एक उद्घोष किया था हमारे जो लाल किले के परिसर से, जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, झंझोड़ के रख दिया है। उन्होंने बालूचिस्तान के लोगों की, बाल्टिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो तशद्दुद दे रही है पाकिस्तान की फौज, उसके बारे में दुनिया को सचेत किया। मैं समझता हूं ये एक बहुत ही वेलकम फर्स्ट स्टेप था एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। अब वो वक्त आ गया है जबकि इसी को ट्रांसलेट किया जाए एट द ऑपरेशनल टैक्टिकल लेवल। और जैसे कि आपने बताया, हमारे ऑपरेशंस रूम में मीटिंग हुई तीनों चीफ्स की, आर्मी, नेवी, एयर चीफ के जो हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। और मैं आपसे अंजना जी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर दुनिया को जरा दिखाएं नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, जो वो यूएन जनरल असेंबली में बोल रहे थे। उनके माथे पर ठंडा पसीना था और वो उसके पहले वो नवाज शरीफ साहब दिखाइए, बीच में नवाज शरीफ को ही दिखाइए से डिक्टेशन ले रहे थे। बीच में नवाज शरीफ को ही दिखाइए, जरा पसीना उनका हम लोग भी देखें। एक मिनट जी बोले। इससे बहुत भारी सबक लेने की जरूरत है। एक बहुत जो अनिवार्य सबक जो ये है कि अगर आप पाकिस्तान का बिहेवियर बदली करना चाहते हैं तो आपको देखिए चमकता हुआ जरा ये पसीना माथे पे, ध्यान से देखिए, ये ठंडा पसीना है जो डर के समय आता है। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान का बिहेवियर बदली करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ साहब पे वक्त बर्बाद मत करिए। वो मोहरा है, वो कठपुतली है।
अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान से उस भाषा में बात करें जो जनरल राहिल शरीफ को समझ आती है। और जनरल राहिल शरीफ जानते हैं क्या मतलब है जो हरकत यहां हो रही है। और आप वहां की थरथराहट देख रहे हैं, किस तरह सड़कें खाली की जा रही हैं ताकि वहां से जहाज उठ वहां सकें। एयर स्पेस क्लोज कर दिया गया है गिलगिट बाल्टिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज में। ये थरथराहट वहां गूंज रही है। अभी हमने कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान को सचेत करने की जरूरत है कि उसको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि उसके जो ये जैशे मोहम्मद के टुच्चे, लश्कर तोयबा के टुच्चे जब चाहे किसी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करें, जगह और समय चुने और उसके बाद जिस पे चाहे वार करे। और 30 साल से ये चलता आ रहा है तमाशा। नाउ इट इज टाइम टू टेल द वर्ल्ड, thus far and no further, इस टेररिस्ट स्टेट को अंकुश लगाना का समय आ गया है। ठीक है डोगरा और साहब, इस आपसे टेररिस्ट रिएक्शन स्टेट को अब जी पूरा जाहिर कर दिया गया है। बलोच तभी की आप बौखलाहट, ठंडा पसीना माथे पे देख रही हैं। बिल्कुल, और हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को बलोच की बौखलाहट। राजीव डोगरा साहब, और क्या सुषमा स्वराज जी 26 को बोलेंगी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी बहुत सशक्त प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छा बोलेंगी और करारा जवाब पाकिस्तान को देंगी। लेकिन प्रधानमंत्री का बोलना क्या ज्यादा महत्वपूर्ण होगा ऐसे वक्त पर? देखिए, सुषमा जी जा रही हैं यूनाइटेड नेशंस में बोलने के लिए, वो इंडिया का रुख रखेंगी, तो वो एक अपनी जगह है। प्रधानमंत्री तो जब मर्जी बोले, वो तो इंडिया में बैठ के बोलेंगे ना, और जो वो बोलेंगे नेचुरली रीजन सुनेगा और दुनिया वाले भी सुनेंगे, क्योंकि उनकी एक अलग महत्व है। बस सुषमा जी का जो बोलना है यूनाइटेड नेशंस में, उसकी बहुत ज़्यादा महत्वता इसलिए है कि नवाज शरीफ ने काफ़ी शरारत भरे सजेशंस दिए हैं अपने भाषण में, जिसका आम जनता शायद ना देखा हो, पर क्योंकि मैंने अपना कैरियर यूनाइटेड नेशंस के इश्यूज पे शुरू किया था और इसी पे अंत भी किया था कुछ लिहाज से, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो उन्होंने कहा था कि जो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गुड ऑफिसेस की ऑफर दी है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसका मतलब उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि भाई अब कश्मीर में आप गुड ऑफिसर्स अपने जो कह रहे थे वो इंडिया को भी मनवाओ। तो एक तो रिस्पॉन्स उसका देना पड़ेगा। दूसरा, यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने, जो जॉर्डेनियन है, और उसने कहा है कि मैं कश्मीर में एक अपना कमीशन भेजना चाहता हूँ और टीम भेजना चाहता हूँ। उसका भी हमको बैकग्राउंड में सोचना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने उसके भी आगे चल के अपने भाषण में ये कहा है कि जो यहाँ पे उनके कहने की ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और टीम भी भेजनी चाहिए। तो इसको हम रिप्लाई के बिना जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये होता है कि अगर आप चुप रहे तो इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड जो कह रही है वो ठीक कह रही है। तो कई इसमें बारीकियां हैं, कई इसमें पेच है जो हमको डिसमिस नहीं करने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि टेरर अगर नई एजेंडा पे है तो हम सब बातचीत के लिए तैयार हैं। उसका भी मतलब ये है कि अगर टेरर पाकिस्तान बंद कर देगा तो हम मानते हैं कि प्लेबिसेट होना चाहिए। तो हर चीज का हमको सोच समझ के जवाब देना होगा, और सुषमा जी इसमें माहिर है, उसके ऊपर तो मेरा को पूरा कॉन्फिडेंस है। पर हाँ। ये एक आसान चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आसान चीज नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत सुषमा स्वराज जी का पहले से तय है वहां पर जाना, वो इसका जवाब देंगी। संबित पात्रा जी भी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं फिलहाल यूएन में जो भारत के प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है नवाज शरीफ की बातों का। Mr. President, shortly before Pakistan gave its hypocritical sermons in this august house today, its envoy in New Delhi was summoned in the context of the most recent of the terror attacks in Uri that claimed 18 Indian lives. That terrorist attack is a part of a trail of continuous flow of terrorists trained and armed by our neighbor and tasked to carry out terrorist attack in my country. What we see in Pakistan, Mr. President, is a terrorist state which analyzes billions of dollars, much of it diverted from international aid to training, financing and supporting terrorist groups
as militant proxies against its neighbors. उरी का सच सामने रखा गया भारत के प्रतिनिधि की तरफ से और सीधे यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट को एड्रेस करके कहा गया कि जो मदद में दूसरे देशों से डॉलर में पैसे आते हैं पाकिस्तान में, उसे वो कैसे चैनलाइज करता है, न वहां पर बेहतर परिस्थिति पैदा करने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के लिए। प्रोटोकॉल के तहत सुषमा स्वराज जी जा रही हैं और पूरे विश्व को, हिंदुस्तान को खास तौर पर उनका भरोसा है और संबित पात्रा जी बहुत सशक्त प्रवक्ता भी हैं, अच्छा जवाब देंगी। लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त पर बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण होता? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि द वाइजेस्ट स्पीक्स द लास्ट। जो सबसे बुद्धिमान है वो सबको सुनने के बाद अंत में कंक्लूड करते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व के जो नेताओं का श्रृंखला है उनमें एक वाइजेस्ट नेता के रूप में, जिनका विजडम अनचैलेंज्ड है, उस रूप में देखा जाता है। तो स्वाभाविक रूप से हमें जरा पेशेंस रख के इंतजार करना चाहिए। जब ये सब बोल लेंगे नवाज शरीफ और उनके जो एजेंट्स हैं, उसके बाद द वाइजेस्ट मैन वुड श्योरली वो अपने विषय को रखेंगे। दूसरी बड़ी बात है, अभी देखिए, मैं डोगरा साहब का बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने एक बात कही कि क्या अगर टेरर बंद कर दे पाकिस्तान तो क्या हम कश्मीर में प्लेबिसाइट करेंगे? इसका एक काउंटर देना आवश्यक है क्योंकि दर्शक सुन रहे हैं। आप देखिए, प्लेबिसाइट तो इश्यू है ही नहीं। अभी जनरल बख्शी ने बिल्कुल सही कहा, यूएन रेजोल्यूशन स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। मैं आपको बिल्कुल यूएन की भाषा में कह दूं कि जहां तक जब पंडित नेहरू इस विषय को लेकर यूएन में गए थे, वो रेजोल्यूशन कंडीशनल एंड सीक्वेंशियल था, अर्थात कुछ कंडीशंस थे, जब वो कंडीशन फुलफिल होते तो सीक्वेंस के अंतर्गत ये विषय चलता। पाकिस्तान डिड नॉट फॉलो द कंडीशन और इसलिए यूएन रेजोल्यूशन कचड़े के डब्बे में चला गया है। और ये बार बार यूएन रेजोल्यूशन के बारे में बात करना वो उन लोगों का काम है जो शायद टेक्निकलिटीज को जानते नहीं हैं और उससे अपने मुंह को मोड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, यहां कश्मीर के विषय में नवाज शरीफ बोल रहे हैं, बाहर वही यूएन के ऑफिस के बाहर बलूचिस्तान के लोग, जो बलूच लोग हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर के बारे में चिंता ना करें, वो बलूचियों के बारे में चिंता करें। और कल एक कश्मीर का स्टॉल बनाया था पाकिस्तान ने यूएन के बाहर, जहां वो एट्रोसिटीज के झूठे मूठे तस्वीर यहां वहां दुनिया से लाके तस्वीर वहां बना लगाया था। पुलिस ने आकर यूएन के बाहर इस स्टॉल को उखाड़ फेंका है, फेंक दिया है, और जो पाकिस्तानी उस स्टॉल को मैनेज कर रहे थे उनको भगा दिया है। दिस इज द वर्ल्ड रिएक्शन टू द लाइज ऑफ नवाज शरीफ। जो झूठ नवाज शरीफ बोल रहे हैं, ये संसार का रिएक्शन उनके प्रति है। संजय झा जी। देखिए अंजना जी, मैं फिर से ये एक मैं निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इतने संगीन जो मसले हैं हमारे सामने इस वक्त, तो इस वक्त हम जरा सोच समझकर जो भी कहें, बयानबाजी करें। मैं समझता हूं कि एक आक्रामक एक जो रवैया कुछ लोगों ने अपनाया है, देखिए लोग यहाँ पर भारत की आवाम नाखुश, बयानबाजी है, उनमें दुख है, उन्हें चोट पहुंचा है। परंतु इस वक्त आप यदि ढेर सारे अपने विशेषज्ञ, जो हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, जो विदेश नीति को गहरे तरीके से जानते हैं, जैसे डोगरा जी समझते हैं, जी आपकी बात पे काउंटर पॉइंट कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल बनाना कि यहाँ पर एक महायुद्ध ही एक समाधान है। नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए। इस वक्त किसी का भी कहना कि एक महायुद्ध एक समाधान है, ये गलत होगा। ये भूल जाइए कांग्रेस और बीजेपी, आइए आईना दिखाते हैं मिलके नवाज शरीफ को। ये नवाज शरीफ झूठे हैं, ये पाकिस्तानी कायर हैं। देखिए अंजना जी, देखिए नहीं है, ये सच्चाई है। संबित जी जरा मुझे बोलने दीजिए। संजय जी, संबित जी जरा सुनिए 2 मिनट। हाँ ठीक है, अभी 2 मिनट सुनिए। संबित जी देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बातचीत में मैंने राजनीति नहीं लाया, आप भी राजनीति मत लाइए। हम लोग यहाँ देश के हित में बात कर रहे हैं। आपका विचार कुछ और हो सकता है, मेरा विचार आपके विपरीत हो सकता है, लेकिन हम लोग देश के हित में बात कर रहे हैं।
मैं आपको फिर से यही इस बात का अनुरोध करूंगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपके कुछ प्रवक्ता लोगों को मैंने सुना है, आपने शायद नहीं कहा होगा, जो लोग महायुद्ध का ऐलान कर रहे हैं। मैं यही फिर से आपको अनुरोध करूंगा, ये भारत के 125 करोड़ लोगों की भविष्य के बारे में है। पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने से भारत को भी कोई इससे नफा नहीं होगा। ठीक है, संबित जी, एक लाइन का जवाब इस बात प्रचार पर कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि अंत में हम पाकिस्तान नहीं है, भारत का छवि कुछ और है। एक लाइन का जवाब संबित जी, एक लाइन का, वक्त की कमी है। देखिए, एक लाइन में इतना ही कहूंगा कि हम सबको एक होकर पाकिस्तान को आईनी दिखाने की आवश्यकता है। कोई यहाँ युद्ध का ऐलान नहीं कर रहा है। नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, ये बताना अनिवार्य है। जीडी बख्शी जी, एक लाइन। देखिए, मैं संजय जी को केवल इतना कहना चाहूंगा, एक रक्षात्मक नीति होती है, एक आक्रामक नीति होती है। अब वक्त आ गया है, हम लोग 30 साल से रक्षात्मक रहे हैं, कैजुअलिटीज हमारी 80,000 हो चुकी हैं। स्लो ब्लीड, वॉर ऑफ 1000 कट्स, मतलब खून के रिसाव से हमारा दुश्मन हमको गिरा देना चाहता है। तो क्या हम चुपचाप से गिर जाएंगे? अब समय आ गया है कि हम हिंदुस्तान की ही वजह से उसी तस्वीर के साथ इस बुलेटिन में सबको अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जिसे ठंडा पसीना पेशानी पर नवाज शरीफ के कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब, उसी तस्वीर से अपने दर्शकों को इस बुलेटिन में छोड़े जाते हैं। यूएन जनरल असेंबली में बोल तो रहे थे हिंदुस्तान पर धावा, लेकिन ठंडा पसीना उनके माथे पर उनका सच बयां कर रहा था। देखते रहिए आज तक।